Hello friends, this is SV. Welcome to Adhikam Manch. We are present here with another new session that is मनोविज्ञान अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला, जिसमें आज हम करने वाले हैं वृद्धि एवं विकास। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है सीटेट एक्सक्लूसिव है, सीटेट 2020 जो होने वाला है। आइए शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण सीरीज। ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। स्पेस महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कितने महीने के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं? 12 से 18 महीने, 18 से 24 महीने, 24 से 30 महीने या फिर 30 से 36 महीने। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि ऑप्शन की तरफ चलते हैं, पहला ऑप्शन कहता है 12 से 18। 12 से 18 मतलब 1 साल से लेकर 1.5 साल तक के यदि हम बच्चों की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिर्फ इस समय बच्चा एक शब्द को बोलना शुरू करता है। लेकिन जब भी शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलने की बात करें, यहाँ पे किसी भी बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की बात हो रही है, तो वो 18 से 24 मतलब कोई भी बच्चा 1.5 साल से 2 साल तक का बच्चा छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसी के साथ ये रहा दूसरा क्वेश्चन। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। जब भी किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास होता है, यानी कि वो केंद्र से लेकर और परिधियों की तरफ चलता है, इट मीन्स यानी कि सेंटर से पेरीफेरी की तरफ चलता है। पहले सेंटर का विकास होता है, जैसे धड़ का विकास होगा, सीने का विकास होगा, उसके बाद आगे विकास होगा सेंटर के आसपास का, यानी कि मध्य से बाहर की तरफ चलता है। तो वो विकास कौन सा है? ठीक, ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, या फिर विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, या फिर मध्यबाह्य विकास के सिद्धांतों को, या फिर सोपान के विकास के सिद्धांतों को। तो फ्रेंड्स, यानी कि ये जो रहेगा ये रहेगा मध्यबाह्य विकास के सिद्धांतों को। फ्रेंड्स, जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे थे, फिजिकल डेवलपमेंट हमने कराया था किसी बच्चे का, तो उसमें हमने कराया था कि बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो 2 तरीके से होता है। एक होता है सफेलोकोडल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सफेलोकोडल के जब भी हम बात करते हैं वो सिर से पैर की तरफ चलता है। किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट है सफेलोकोडल वो सिर से पैर की तरफ चलता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है जो सेंटर टू पेरीफेरी यानी मध्य भाग से परिधि की तरफ चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? जब भी हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो ग्रोथ हो चाहे वृद्धि हो, तो किसमें अति तीव्र गति से घटित होता है? शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं किशोरावस्था, किशोरावस्था तो किसी बच्चे की वह अवस्था है जिसमें एक्सटेंट चेंजेस होते हैं बहुत सारे, और यहाँ तक फिजिकल ग्रोथ पूर्ण रूप से हो गया होता है। मध्य बाल अवस्था एवं किशोरावस्था की बात करें तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि मध्य बाल अवस्था में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, और किशोरावस्था ऑप्शन दे रखा है तो किशोरावस्था में भी नहीं होती। जब भी शारीरिक विकास की बात करते हैं तो शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा जो होता है फ्रेंड्स वो होता है शैशव अवस्था एंड प्रारंभिक बाल्यावस्था। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी वो शैशव अवस्था होती है, यानी कि इन्फेंसी मतलब जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में किसी बच्चे का फिजिकल ग्रोथ बहुत तीव्र गति से होती है। इसके साथ साथ बाल्य अवस्था जिसे अनोखा काल कहा गया। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चल रहे हैं। यदि इस सेशन से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अधिगम मंच चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी तैयारी सीटेट से संबंधित तैयारी बेहतर तरीके से होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकास के आयाम की सही पहचान करता है। यहाँ पे विकास के आयामों से मतलब है विकास के क्षेत्र, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। जो विकास किन किन क्षेत्रों में होता है, निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन ए कहता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, या फिर संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं, या फिर सी कहता है शारीरिक, व्यक्तित्व,
आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक या फिर सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व या स्वयं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि जब भी हमने बात की या जब भी हम बात करते हैं या फिर मनोविज्ञान में जब बात करते हैं किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट, किसी बच्चे के विकास की, तो विकास के सिर्फ 3 ही क्षेत्र हैं, यानी कि 3 ही आयाम हैं। यानी कि पहला होगा शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, एंड थर्ड वन सामाजिक और संवेगात्मक विकास। इन 3 पहलुओं में, इन 3 आयामों में ही किसी बच्चे का विकास निर्धारित होता है। यदि हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो ये 2 तरीके से होता है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें भाषा विकास होता है किसी बच्चे का, ठीक है। तो कुल मिला के जब भी हम पढ़ते हैं 6 से 7 विकास के आयाम, तो उसमें ये इसी में आ जाते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट 2 तरीके से, संज्ञानात्मक विकास का संबंध सीधा सीधा भाषा से है, क्योंकि भाषा विकास तभी होता है तब बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, ठीक। तो ये इसका एक पार्ट होगा। यदि हम सामाजिक और संवेगात्मक विकास की बात करें तो इसमें किसी बच्चे का नैतिक विकास निर्धारित होता है, क्योंकि जब तक बच्चा, कोई भी बच्चा समाज में प्रवेश नहीं करेगा उसमें नैतिक विकास नहीं होगा, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें एक्सेप्ट लिखा हो, नहीं लिखा हो या इसके अतिरिक्त हो, तो उसको बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। अब हम देखेंगे कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से सारे के सारे विकास के सिद्धांत होंगे या विकास के सिद्धांत से संबंधित होंगे, लेकिन एक डिफरेंट अलग होगा, उसको हमें चूज करना है। तो ऑप्शन ए कहता है विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल करेक्ट। जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं, यानी कि विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं, तो ये चीज़ हम पाते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये ऑप्शन हमारा मतलब इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं पूछा है कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो ये तो बिल्कुल है। बी की तरफ चलें, विकास परिवर्तन होता, हाँ विकास परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तनशील है, विकास में परिवर्तन होता रहता है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड की तरफ चलें, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता, बिल्कुल करेक्ट। किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है आनुवंशिकता, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। डी की तरफ चलते हैं तो डी कहता है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट, क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सार्वभौमिक तो है, इसके साथ साथ सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। किसी भी बच्चे की संस्कृति उसे प्रभावित नहीं करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब बच्चा किसी वातावरण, किसी पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की सारी चीज़ उसे प्रभावित करते हैं। कुल मिला के इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, किसी बच्चे के डेवलपमेंट, किसी बच्चे के विकास में आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी और वातावरण की क्या भूमिका है, क्या रोल है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा है। ए ऑप्शन कहता है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए कहता है कि डेवलपमेंट के जो कुछ पहलू हैं वो उसे आनुवंशिकता प्रभावित करती हैं और कुछ को पर्यावरण। मतलब इस तरह से नहीं कह सकते कि आधे आधे होते हैं या सभी होते हैं, मतलब कुछ होते हैं। दोनों की भागीदारी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है, इक्वल नहीं मान सकते, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, दोनों को में से एक को नहीं इम्पोर्टेंस दे सकते। तो बी ऑप्शन कहता है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है, यानी कि जब भी हम गुणसूत्रों की बात करते हैं, जीन द्वारा माता पिता से आई जो विशेषताएं होती हैं उसके द्वारा जो सीखने की बच्चे की क्षमता है वो बिल्कुल निर्धारित होते, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी यहाँ से हट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आनुवंशिकता से ही बच्चे का जो क्षमता है, बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो निर्धारित होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी ऑप्शन कहता है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि जब बच्चे को हम अच्छी देखभाल करेंगे, बच्चे को अच्छा पौष्टिक भोजन देंगे, यानी कि अच्छा पोषण करेंगे, तो बच्चे का विकास अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन उसके जो जन्मजात कुछ विकार हैं उनको दूर नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई बच्चा जन्म से ब्लाइंड है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है, पौष्टिक आहार से और अच्छी देखभाल से नहीं, वैसा किया तो जा सकता है इलाज के द्वारा, लेकिन उसमें कुछ अधिगम संबंधी
डिसेबिलिटीज़ हैं उसको दूर नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन सी भी हट जाता है। डी की तरफ चलते हैं। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पर्यावरण उसमें भूमिका निभाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल माना जा सकता है कि कुछ पहलू आनुवंशिकता पर निर्भर करते हैं, कुछ पर्यावरण पर। लेकिन डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लीजिए या गांठ बांध लीजिए। विकास का परिणाम यदि हम बात करें तो वो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों अंतःक्रिया होता है, अंत संबंधित होते हैं, दोनों एक दूसरे को बराबर रूप से प्रभावित करते हैं, तब किसी बच्चे का डेवलपमेंट निर्धारित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? यानी कि जब भी हम डेवलपमेंट एंड अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग, जो सीखना होता है बच्चे का, लर्निंग प्रोसेस चलता है और विकास चलता है, दोनों साथ चलते हैं। कुल मिला के डेवलपमेंट का ही अधिगम पार्ट है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच क्या संबंध है उसको पूछा है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल हटा दीजिए। जिसमें नकारात्मक और नेगेटिव चीज़ कही जाए डेवलपमेंट के से संबंधित यानी कि मनोविज्ञान में, उसे बिल्कुल हटा दीजिए। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। बी ऑप्शन कहता है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम जो होता है, जो लर्निंग होती है, उसमें डेवलपमेंट का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता, ये भी हटा दीजिए, क्योंकि जब लर्निंग इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, अधिगम विकास का खुद में एक पार्ट है, तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि ध्यान किए बिना होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, अधिगम विकास की दर से तेज होता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि अधिगम लर्निंग विकास से तेज़ नहीं हो सकती। क्योंकि मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है, तो वो 10 साल के बच्चे का इंटेलिजेंस नहीं आ सकती उसमें, मतलब 10 साल के बच्चे के बराबर नहीं सीख सकता या 15 साल के बच्चे के बराबर नहीं सीख सकता। जिस तरह से उसका डेवलपमेंट, उसका विकास होगा, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, उस सब के साथ साथ बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है, अधिगम है, साथ साथ चलेगा, इंटर रिलेटेड रहेगा, एक दूसरे से प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है कि हम 5 साल के बच्चे को जिन प्याजे पढ़ा दें। डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। विकास एवं अधिगम अंत संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि विकास और अधिगम, डेवलपमेंट एंड लर्निंग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और इंटर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से निर्भर होते हैं और एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं या बराबर रूप से प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8। हाँ, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम स्पेस से स्पेस तक है। चालक मतलब किसी बच्चे का जब भी फिजिकल डेवलपमेंट चल रहा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि किसी बच्चे का शारीरिक विकास की यहाँ पे बात हो रही है। शारीरिक विकास में मतलब उसका जो चालक है किस तरीके से काम करता है या पहले कौन सा डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे ये बात हो रही है। फिजिकल डेवलपमेंट में किसी बच्चे के शीर्षगामी से अधोगामी, सबसे पहले शीर्षगामी यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, या फिर अधोगामी शीर्षगामी नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। ऑप्शन दोबारा से देखिए, शीर्षगामी अधोगामी, सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। जब भी बच्चा गति करना सीखता है, मूवमेंट करना सीखता है, ठीक, तो सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ, या फिर बी ऑप्शन कहता है नीचे से ऊपर की तरफ, या फिर हम बात करें सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन कहता है यानी अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास की तरफ, या फिर परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास से स्थूल चालक विकास की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बात की थी जब भी किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल या फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट हमने एक एग्जाम्पल दिया था फ्रेंड्स, जब हम थ्योरी करा रहे थे, डेवलपमेंट करा रहे थे, तो उसमें कराए थे कि एक
बॉलर का एग्जांपल लिया था। जब कोई भी बॉलर बॉल करने जाता है तो सबसे पहले वो दौड़ता है, दौड़ रहा होता है, उसके साथ साथ उसका संपूर्ण शरीर काम करता है, ठीक है। संपूर्ण शरीर के साथ साथ उसका फिर शोल्डर मूव करता है, कंधा काम करता है, उसकी बाजू काम करती है। तो ये रहा उसका ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि सबसे पहले उसका स्थूल चालक विकास हुआ। एंड देन जब वो बॉल फेंकता है, मूवमेंट करता है, तो अपनी कलाई का यूज करता है, कलाई के साथ साथ उंगलियों का मूवमेंट करता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, यानी कि फाइन मोटर स्किल, यानी कि सूक्ष्म गतिक विकास या सूक्ष्म चालक विकास या सूक्ष्म गतिक कौशल। तो कुल मिला के किसी बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले वो जो होता है स्थूल गामक विकास होता है, ठीक है। यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल, सबसे पहले ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक, ग्रॉस मोटर स्किल होता है सबसे पहले। एंड देन उसके बाद जो होता है फ्रेंड्स वो रहेगा यानी कि फाइन मोटर स्किल। सबसे पहले सूक्ष्म, उसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल होगा फाइन मोटर स्किल। क्लियर, फाइन मोटर स्किल होगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा ऐसा अवस्था में होता है, सबसे पहले उसका जो कंट्रोल आता है संपूर्ण, यानी कि होल बॉडी पर आता है। एंड देन धीरे धीरे वो मूवमेंट करता है। सबसे पहले अपनी गर्दन पर कंट्रोल करता है, हाथों पर कंट्रोल करता है, पैरों पर कंट्रोल करता है, उंगलियों पर कंट्रोल करता है। इस तरह से उसका पूरा कंट्रोल आता है। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बिल्कुल पूछा जाता है। ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल हमने बॉलर बताया, कोई भी एक बॉलर बॉल करता है तो वो दोनों तरह से मूवमेंट करता है, उसके फाइन मोटर स्किल भी आ जाते हैं उसमें और ग्रॉस मोटर स्किल भी। लेकिन जब भी डेवलपमेंट की बात हो तो सबसे पहले किसी बच्चे का कंट्रोल ग्रॉस मोटर स्किल पर आता है, यानी कि स्थूल गामक विकास पर। एंड देन सूक्ष्म गामक विकास। तो ये हो ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 होगा। एक 3 साल का बच्चा, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे देखिए। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध उत्पादन होता है। बच्चा 3 साल का कोई एक बच्चा है, वो दूध लेने जाता है, यानी दूध बूथ पर। वो देखता है कि मशीन द्वारा उसे दूध निकल रहा है, गाय भैंस द्वारा नहीं, वहाँ पे मशीन द्वारा दूध निकलता है। यानी कि वो मदर डेयरी गया है, मदर डेयरी में उसने पाया, टोकन डाला और वहाँ पे एक मशीन द्वारा दूध उसे प्राप्त हुआ। 3 साल का बच्चा है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। अब बच्चे की समझ, इस बात के बाद उसने जो एक्सपीरियंस किया, उसने जो अनुभव किया, उसको वो अपने पेरेंट्स के साथ साझा करता है। तो बच्चे की कौन सी समझ है, ये किस तरह की समझ है। ए, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, या फिर बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, या फिर बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, या फिर बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो फ्रेंड डी ऑप्शन को बिल्कुल आप आंख बंद करके हटा दीजिए कि बच्चे का परिवार बच्चे के बच्चे के लिए प्रेरक यानी कि मोटिवेशनल एनवायरनमेंट प्रदान नहीं करता। ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने बच्चे को देखा थोड़ा ही है, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ भी नकारात्मक बातें हैं उसे हटा दीजिए, ये हट गया। यदि हम बात करें बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, ऐसा नहीं है। यदि बच्चे ने गाय को देखा है या दूध भी देते देखा है या नहीं भी देखा है तो ये ऑप्शन बिल्कुल हट जाएगा। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही। बी ऑप्शन कहता है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि इस समय इस सिचुएशन या फिर इस एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है कि बच्चे ने जो अपना अनुभव साझा किया, उसका जो ज्ञान है सिर्फ अनुभव पर आधारित है, ठीक है। क्योंकि उसने अनुभव से कुछ चीज़ें सीखी। जैसे 3 साल का बच्चा और कोई भी अनुभव कर सकता है। यदि वो गाय के पास जाता, जैसे गाय भैंस के पास दूध लेने जाते हैं, कोई उसे दूध मतलब निकाल कर देता, तो उसका अनुभव होता कि हाँ गाय के द्वारा दूध प्राप्त हुआ है उसे, तो वो इस तरह से अपनी समझ को विकसित करता है या साझा करता है। लेकिन यहाँ पे बूथ के द्वारा उसने गाय देखी है, भैंस देखी है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। सिर्फ उसका जो समझ है, उसका जो अनुभव है, अनुभव पर आधारित उसकी जो नॉलेज है, यानी कि उसने अपना एक्सपीरियंस साझा किया। अब उसने पाया, सबसे पहला उसका एक्सपीरियंस है कि मशीन द्वारा दूध प्राप्त होता है। यदि वो गाय को देखेगा तो उसे पता चलेगा कि गाय के द्वारा भी दूध प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और एक ही यदि हम बात करें तो ए कहता है कि बच्चे का दुनिया का बहुत सीमित
ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे एज पर डिपेंड करता है। सिर्फ 3 साल का बच्चा है तो कैसे कह सकते हैं कि उसका सीमित ज्ञान है। ठीक, तो किसी बच्चे को हम ये नहीं कह सकते चाहे 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो कि उसका सीमित ज्ञान है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करेगा, दुनिया एक्सप्लोर करेगा, उसका ज्ञान आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं। वो कौन सी अवधि है जो वयस्कता के संक्रमण काल की पहल करते हैं? संक्रमण काल मतलब इसका प्रारंभ, वयस्कता का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड किशोर अवस्था, एडोलसेंस की बात नहीं हो रही, वयस्कता की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं, यानी कि किशोर अवस्था, किशोर अवस्था वयस्कता की पहल करती है या संक्रमण काल है? बिल्कुल नहीं। किशोर अवस्था तो अपने में एक दूसरी स्टेज है जिसे हम 13 to 18 या 19 कहते हैं, जैसे टीन एज भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये रही एक बात। मध्य बाल्यावस्था की बात करें फ्रेंड्स, मध्य बाल्यावस्था, ठीक है, और या फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था या फिर बाल्यावस्था की समाप्ति। फ्रेंड डी ऑप्शन की तरफ जाएं, बाल्यावस्था की समाप्ति की बात करें तो यानी कि बाल्यावस्था जो होती है 2 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, तो ये होगी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की समाप्ति हुई 12 वर्ष, 12 वर्ष के साथ 13, 13 के बाद आगे जो चलेगी तो वहाँ से किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। लेकिन वयस्कता की बात करें, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की बात करें तो 2 से 6 हो गई। यानी कि पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पूर्व क्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था की बात की है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो ये 2 से 6 की होगी, तो ये पूर्व बाल्यावस्था हो गई। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहता है मध्य बाल्यावस्था। फ्रेंड्स मध्य बाल्यावस्था वयस्कता के संक्रमण काल की पहल करती है, यानी कि इस समय से कोई भी बच्चा वयस्क होना प्रारंभ कर देता है। अब हम देखते हैं, यानी कि बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था होगी फ्रेंड्स 2 से 12 वर्ष, 2 से 12 वर्ष। अब बाल्यावस्था में भी 2 तरीके से वर्गीकृत करते हैं, 2 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था। लेकिन यहाँ पे मध्य बाल्यावस्था की बात कर लें यदि हम, तो 8 से 10 मान सकते हैं क्लियरली। 8 से 10 वर्ष की जो अवस्था है, ठीक है, तो वो मध्य बाल्य अवस्था मान सकते हैं। इस समय कोई भी बच्चे में वयस्क होने के लक्षण प्रारंभ होने हो जाते हैं, ठीक है। किशोर अवस्था की यदि हम बात करें तो बच्चा किशोर 13, 14, 15 यानी 13 साल के बाद ही होगा। लेकिन वयस्क होने के उसमें गुण प्रारंभ हो गए होते हैं, तो वो मध्य बाल्य अवस्था यानी कि 8 से 10 साल की अवस्था, ठीक है। यानी कि किशोर अवस्था की बिल्कुल प्रारंभ की अवस्था भी इसे नहीं कह सकते, क्योंकि प्रारंभ तो किशोर अवस्था 12 से 13 वर्ष की अवस्था में होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि मध्य बाल्यावस्था। तो इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी फ्रेंड्स। ये कर रहे थे हम, यानी कि CDP मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला, जो कि CTET 2020 के लिए एक्सक्लूसिव क्लास कर रहे हैं। आई होप यहाँ से सारी चीज़ें आपको